दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज मैं हड़प्पा में मौजूद 6000 साल पुराने शहर, तुर्की के जमीन के नीचे से दरियाफ्त होने वाले हजारों साल पुराने शहर और एक हिस्टोरिकल फोर्ट की बात करूंगा। इन तीनों प्लेसेस ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा में मौजूद 6000 साल पुराने शहर की। 1871 में पहली बार सर अलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजिकल इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया और ये 1885 तक डायरेक्टर रहा। इसने 14 सालों में यहाँ बहुत सारी प्लेसेस को खोदा और इसे यहाँ छोटा सा पत्थर मिला। ये वो चीज थी जिसे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का पता चलने वाला था। असल में ये छोटा पत्थर एक स्टैम्प थी जिस पर एक बैल की तस्वीर बनी थी और इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या लिखा था इसके बारे में अलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाया कि आखिर ये क्या लिखा है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसीलिए वो ये भी नहीं जान पाया कि हड़प्पा से मिलने वाली ये स्टैम्प कितनी पुरानी हो सकती हैं। उस वक्त साइंसदान पुरानी चीजों का सिर्फ अंदाजा लगाते थे, लेकिन उनको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि ये चीजें कितने साल पुरानी हैं। इसके बाद 1980 में यहाँ से 2 और स्टैम्प्स मिल गई। इनमें एक स्टैम्प पर सेम उसी जानवर की तस्वीर बनी थी जो पहली स्टैम्प पर बनी थी, लेकिन पहली स्टैम्प पर बनी तस्वीर इतनी वाजिया नहीं थी, इसीलिए अलेक्जेंडर ने उसे एक बैल मान लिया। जबकि बाद में मिलने वाली स्टैम्प पर उस एनिमल की तस्वीर बिल्कुल क्लियर थी, जिसे देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये कोई बैल नहीं है बल्कि ये एक यूनिकॉर्न है, यानी घोड़े जैसा एक जानवर जिसके सर पर एक सिंग लगा होता है। ऐसे एनिमल का जिक्र कहानियों में होता रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा एनिमल किसी ने आज तक नहीं देखा। फिर वक्त गुजरा और 1912 में इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को पब्लिश किया गया। उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जॉन मार्शल था। उसने इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरों को देखते ही हड़प्पा जाने का फैसला किया और वहां जाते ही उसने रिसर्च के काम को तेज करवा दिया, जिसके बाद यहाँ से 2 और स्टैम्प्स और कई चीजें मिली। इन चीजों को देखते हुए जॉन मार्शल ने कहा कि हो सकता है इन चीजों से ऐसे दरवाजे खुले जिनसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नई बातें सामने आएंगी। वक्त गुजरा और फिर 10 सालों बाद 1922 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट को सिंध में इंडस रिवर के करीब ऐसी ही और स्टैम्प्स मिल गईं। जब इन स्टैम्प्स की तस्वीरों को जॉन मार्शल को दिखाया गया तो उसने देखते ही कहा कि ये स्टैम्प्स तो सेम वैसी हैं जैसी हड़प्पा से मिली थी। जिसके बाद वो समझ गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 शहर थे, यानी हड़प्पा में मिलने वाली स्टैम्प्स की वजह से एक बहुत बड़ा शहर दरियाफ्त हुआ जिसका नाम मोहनजोदारो रखा गया। और फिर मोहनजोदारो में कई सालों तक रिसर्च की गई और यहाँ से ऐसी चीजें मिली जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। मोहनजोदारो के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहां से मिलने वाली चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सवाल आता है कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन का आगाज कैसे हुआ। इस मैप को देख, इसमें इंडस रिवर कराची से निकलकर पूरे पाकिस्तान से होता हुआ चाइना तक जाता है। जब ये रिवर पंजाब से गुजरता है तो इससे कई रिवर निकलते हैं, जिनमें एक रिवर का नाम है रावी। इस मैप में आप देखें तो ये रिवर लाहौर से होता हुआ साहिवाल के करीब से गुजरता है। आज से 5500 साल पहले इस इलाके में दरियाई रावी के किनारे एक ऊंची जगह पर कुछ लोगों ने एक छोटा सा गांव आबाद किया, जो 700 सालों बाद एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके बाद 200 सालों बाद ये छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा शहर बन गया जिसे हड़प्पा कहते हैं। 1996 में जब साइंसदानों ने यहाँ खुदाई की तो उनको ऐसी चीजें मिली जो उस पहले गांव, जिसे कुछ लोगों ने आज से 5500 साल पहले दरियाई रावी के किनारे के करीब बनाया था। इन चीजों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनमें मिट्टी से बने हुए हार, मिट्टी से बने हुए टायर और बर्तन शामिल हैं। इन चीजों को मैं इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जब ये शहर अपने अरूज पर था तब लोगों ने तांबे और लोहे को फाइंड कर लिया था और इस शहर से बहुत सारी ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं जो तांबे से बनी हैं, जिनमें हथियार, बर्तन और हार शामिल हैं। इन चीजों को भी मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। इस सिटी के कुछ बचे खुचे आसार आज भी हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं,
लेकिन आज से 200 साल पहले यहाँ पूरी इमारतें थी। लेकिन जब ब्रिटिश दौर में लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब यहाँ से लोगों ने ईंटें उखाड़कर इस ट्रैक पर लगाई और कुछ लोगों ने इन ईंटों को अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। अभी इसके कुछ हिस्से बाकी हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे टिला एबी की। तस्वीर में दिखाई दे रही जगह एक टाउन का हिस्सा हुआ करती थी और ये जगह उस टाउन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद थी। इस जगह की लेफ्ट और राइट साइड पर लोग रहते थे। इस जगह के सेंटर में एक कुआं है, जिसे आज से 4220 साल पहले बनाया गया था। इस कुएं के गिर्द आपको कई खंडरात दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नालियां भी मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि ये नहाने की जगह थी। दोनों साइड से लोग यहाँ आकर कुएं के पानी से नहाते थे और ये पानी इन नालियों से होता हुआ इस जगह से थोड़ी दूर एक तालाब में जाकर गिरता था। मोहनजोदारो में इस तरह के कई कुएं मिले हैं, लेकिन यहाँ से 8 कुओं को दरियाफ्त किया गया है, जिनमें से 2 कुओं को आप इस बाजार में भी देख सकते हैं। इस बाजार को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस तस्वीर में आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये दीवार इस टाउन के चारों तरफ मौजूद थी। इस दीवार को 1946 में साइंसदानों ने जमीन से खोद कर निकाला था, लेकिन ये दीवार बारिश और मौसमी इफेक्ट की वजह से खराब होने लगी, इसीलिए उसे मरम्मत करके बेहतर किया गया है। इस जगह की बैक साइड पर इसी दीवार का हिस्सा मिला है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जगह की जो लेफ्ट साइड पर आबादी थी, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से वहां आबादी का कोई निशान नहीं है। लेकिन राइट साइड पर इस जगह से थोड़ा सा आगे आबादी के खंडरात मौजूद हैं, जिनकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों के घरों के कुछ निशानात को देख सकते हैं और बाकी घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये टिला एबी की राइट साइड पर रहने वाले लोगों की बस्ती थी। यहाँ पर एक नाली भी दरियाफ्त हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। ये नाली ईंटों से कवर थी और ये नाली हर घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे पानी इस नाली से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता, जिसका मतलब है कि उस वक्त के लोगों ने पूरा ड्रेन सिस्टम बनाया था, जिससे पानी आसानी से शहर से बाहर जा सके। इस जगह से आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बाजार आता है, जिसे आज से 4200 साल पहले बनाया गया था। यहाँ पर मिट्टी से बनी हुई एक बहुत बड़ी चेयर आपको दिखाई दे रही होगी। असल में ये चेयर उस वक्त के बादशाह की है और इस चेयर के सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उस दौर का बादशाह इस चेयर पर बैठकर बाजार पर निगरानी रखता था। आज से 6000 साल पहले बनने वाले इस बाजार के सिस्टम के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बाजार में मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर अपनी चीजें बेचते थे। यहाँ पर आपको कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते की इस साइड पर एक स्टोर है, यहाँ पर एक शहर के लोग आकर अपनी चीजें बेचते, और इस रास्ते की दूसरी साइड पर दूसरा स्टोर है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आकर लोग अपनी चीजें बेचते। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें कई रास्ते दिखाई देंगे और हर रास्ते के कॉर्नर पर मुख्तलिफ स्टोर्स बने हैं। यहाँ पर शहरों से आने वाले लोगों को कैटेगराइज किया गया था। इन रास्तों में चीजें खरीदने वाले लोग घूमते थे। अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो एक और जगह दिखाई देती है। इस जगह में आपको कई सर्कल दिखाई दे रहे होंगे। असल में उस वक्त लोग यहाँ पर अपना माल रखकर बोली लगाते थे। ये सेम ऐसे है जैसे आज मंडियों में चीजों की बोली लगती है। इस बाजार के साथ ही आपको एक और एरिया दिखाई दे रहा होगा। ये एरिया उन लोगों के आराम के लिए बनाया गया था जो लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अपना सामान बेचते थे। इस बाजार के सिस्टम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इस बाजार से थोड़ा आगे जाने पर एक और जगह आती है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। इस जगह के बिल्कुल एक साइड पर 2 कुएं हैं। ये जगह बहुत मिस्टीरियस है। इसके बारे में अभी सही से नहीं पता चल सका कि आखिर ये जगह क्या है। इसे लोगों के नहाने की जगह भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह में 2 कुएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसे बाजार भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे बादशाह की रहाइश भी कहते हैं, जिसमें हर चीज मौजूद थी। लेकिन अभी किसी को भी कंफर्म नहीं था
कि ये क्या चीज है। अब बात करते हैं तुर्की की जमीन के नीचे से दरियाफ्त होने वाले हजारों साल पुराने शहर की। 1963 में तुर्की का एक पोल्ट्री फार्मर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी मुर्गियां दिन पर दिन कम होती जा रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी, ना वो मुर्गियां मर रही थी, ना उन मुर्गियों को घर से बाहर जाते किसी ने देखा और ना ही घर के अंदर उन मुर्गियों का कोई नामो निशान मिल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर का कुछ काम करवा रहा था तब उसकी नजर एक सुराख पर गई। ये सुराख इतना बड़ा था कि इसके अंदर से एक मुर्गी आसानी से दूसरी तरफ जा सकती थी। जब उसने उस सुराख को मजीद बड़ा किया तो उसने देखा कि वहाँ एक जगह है जिसमें उसकी मुर्गियां घूम रही हैं। लेकिन वहाँ एक चीज को देखकर उसके होश उड़ गए। उस दीवार के पीछे एक गुफा थी। जैसे जैसे वो आदमी उस गुफा के नीचे जाता गया उसे वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे कमरे मिलते गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था कमरों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। तो वो समझ चुका था कि उसने कोई छोटी मोटी गुफा फाइंड नहीं की, बल्कि उसने जमीन के नीचे एक पूरा शहर दरियाफ्त कर लिया है। और ये शहर कई 100 साल पुराना था। आखिर इस शहर को किसने बनाया और वहाँ कौन लोग रहते थे? कुछ देर बाद वहाँ गवर्नमेंट की टीम पहुँच गई। जब उन्होंने उस जगह को मजीद एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि उस पोल्ट्री फार्मर का अकेला ऐसा घर नहीं था यहाँ से उस सिटी के अंदर जाया जा सके, बल्कि उस एरिया में 600 ऐसे घर थे जिनसे जमीन के नीचे मौजूद उस सिटी में जाया जा सकता था। और उन सभी लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ कोई शहर मौजूद है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कोई इत्तेफाक था? आप जरा खुद सोचें कि 600 घरों में एक शहर के अंदर जाने का रास्ता कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और वो भी ऐसी गुफा का रास्ता। यहाँ पूरे का पूरा शहर बस सकता था। इन गुफा को स्टडी करने के बाद उन लोगों ने कहा कि यहाँ कम से कम 20,000 लोग पूरे सिटी में फैलकर आराम से रह सकते हैं। इस सिटी को डेरनी क्यू का नाम दिया गया। जब उन लोगों ने इस सिटी की मैपिंग की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस सिटी का आप एक रफ मॉडल देख सकते हैं। साइंसदानों ने यहाँ पर कुल 18 मंजिलें डिस्कवर की थी जो जमीन से 280 फीट नीचे तक जाती हैं। जमीन के अंदर ये सिटी इतने शानदार तरीके से बनाया गया था कि यहाँ शहर के हर हिस्से को कनेक्ट करने के लिए शानदार टनल को बनाया गया था। यहाँ पर मौजूद हर एक कमरा और चैम्बर इतना ज्यादा खुला था कि इसमें एक बड़ी फैमिली आसानी से रह सकती थी। अगर इस शहर के सभी कमरों को जोड़ा जाए तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग आसानी से रह सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन के अंदर उन लोगों को हवा कैसे जाती होगी। इसके लिए पूरे शहर में 15,000 से ज्यादा 10 सेंटीमीटर के शाफ्ट देखे गए हैं जिससे हवा पहले फ्लोर तक आसानी से जा सकती है। इसके अलावा 8वें फ्लोर तक भी वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जिनसे वहाँ आसानी से रहा जा सकता है। 8वें फ्लोर से आगे वाले फ्लोर्स को जरूरत की चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर उन फ्लोर्स को लोगों को कैद करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इन गुफा का स्ट्रक्चर इतना कमाल का है कि साइंसदान सोच में पड़ के कि आज से कई 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी तब लोगों ने जमीन के नीचे इतना जबरदस्त शहर कैसे बना लिया। असल में ये पूरा इलाका तुर्की में मौजूद कापाडोसिया में आता है। ये एरिया पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1 हॉट एयर बलून्स, नंबर 2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स। यानी इस एरिया में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। असल में ये पूरा एरिया टफ रॉक से बना हुआ है। टफ ऐसे पत्थर होते हैं जो 75% से ज्यादा या उससे भी ज्यादा वोल्केनिक ऐश से बने होते हैं, जिसकी वजह से ये पत्थर बहुत आसानी के साथ टूट जाते हैं। लेकिन ये पत्थर इतने नाजुक भी नहीं होते कि ज्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सके। इस सिटी की डिस्कवरी के बाद जब इस इलाके को अच्छे से खोदा गया तो यहाँ से 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज मिली, जिनमें 40 से ज्यादा सिटीज में 2 से ज्यादा लेवल थे और ये सिटी इन सब सिटी से बड़ी थी। अब लेवल और फ्लोर्स में क्या फर्क है तो मैं आपको बता दूं कि जमीन के ऊपर वाली मंजिल को फ्लोर कहते हैं, जबकि जमीन के नीचे वाली मंजिल को लेवल्स कहते हैं। लेकिन इस सिटी को जमीन के नीचे बनाया क्यों गया था और ये गुफा कितनी पुरानी थी? साइंसदानों के मुताबिक इस जगह को दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जमीन के ऊपर पूरे 600 घर इस गुफा के साथ कनेक्टेड थे।
जब उस वक्त लोगों को कोई खतरा महसूस होता तो वो इस सिटी में आकर छुप जाते और दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोल शेप के पत्थर भी मिले हैं जिनकी मदद से गुफा को अंदर से बंद किया जाता होगा, जिसका साफ साफ मतलब है कि इस गुफा को दुश्मन के हमले से बचने के लिए बनाया गया होगा। और अगर कोई इन गुफा में घुस भी जाए तो उन लोगों को चारों तरफ से घेर कर आसानी से मारा जा सकता था। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं जिनको बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इतना तो पता चल गया कि इन सिटीज को दुश्मन के हमले से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल फोर्ट कोट टीजी की। सिंध में ब्रिटिश दौर का आगाज 1843 में हुआ, लेकिन उससे पहले कुल्हड़ों और तालपुर खानदान ने सिंध पर हुकूमत की थी। 1701 से लेकर 1783 तक कुल्हड़ों खानदान ने सिंध पर हुकूमत की। असल में ये एक सूफी बुजुर्ग मियां नसीम मोहम्मद कुल्हड़ों की औलाद थी, जो 4 भाई थे। कुल्हड़ों खानदान सूफी और मजहबी पेशवा थे। 1701 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मियां यार मोहम्मद कुल्हड़ों को सिंध का गवर्नर बना दिया, जिसके बाद कुल्हड़ों खानदान ने सिंध की हुकूमत संभाली। इनकी हुकूमत 1783 में खत्म हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानियों के लगातार हमले थे। इसके अलावा इन खानदान के आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होने लगे और साथ ही अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होने लगी, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत कमजोर पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ तालपुर खानदान की ताकत में इजाफा होता गया। ये कुल्हड़ों खानदान के मुलाजम थे। ताकत में आने के बाद तालपुर खानदान ने कुल्हड़ों पर हमला करके सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध की हुकूमत मिलने के बाद इनको कजलबाश, कुल्हड़ों और बलोच के हमलों से बहुत ज्यादा खतरा था। इसीलिए तालपुर खानदान ने सिंध में टोटल 3 किले बनवाए, जिनमें एक किला खैरपुर में बनवाया, जिसका नाम टीजी कोट रखा गया। हमलों से बचने के लिए इस किले को पहाड़ी के ऊपर बनाया गया ताकि चारों तरफ दूर तक नजर रखी जा सके। अब डिटेल से इस किले के बारे में बात करते हैं। कोट टीजी के 3 दरवाजे हैं। ये इसका पहला और मेन दरवाजा है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी किले को देखें तो उनके दरवाजे बड़े हैं, लेकिन इस किले का दरवाजा छोटा है क्योंकि उस दौर में हाथियों से हमला किया जाता था। इसीलिए इस दरवाजे को छोटा रखा गया ताकि हाथी आसानी से गुजर ना सके। इसके अलावा इस दरवाजे पर बड़ी बड़ी किलें लगी हुई हैं। इन कीलों को हाथियों को रोकने के लिए लगाया गया। अगर हाथी दरवाजे को टक्कर मारे तो ये किले हाथी को लगें और वह जख्मी होकर पीछे हट जाए। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद आपको सामने ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता इस फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ जाता है। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये रास्ता हाथियों के गुजरने के लिए बनाया गया था और यहाँ से फौजी गुजर कर दूसरे गेट की तरफ जाते थे। थोड़ा आगे जाने पर आपको दूसरा गेट दिखाई देता है। इसका साइज भी बाहर वाले गेट के बराबर है और इस पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी किलें लगी हुई हैं, जिनसे हाथियों को रोका जाता था। इस बात पर गौर करें कि जब आप पहले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो काफी खुला एरिया आता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे दरवाजे के करीब जाते हैं तो एरिया छोटा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने रास्ता दिखाई दे रहा है। ये रास्ता तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको बुर्ज दिखाई दे रहा है। ये किले का सबसे मेन ऊंचा बुर्ज है। तीसरा दरवाजा भी इसी तरफ है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सामने आपको तीसरा दरवाजा दिखाई देगा, जिस पर भी किलें लगी हुई हैं। इस दरवाजे की राइट साइड पर एक रास्ता है जो फोर्ट की सबसे नीचे वाली दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर फौजी खड़े होते थे जो दूर तक दुश्मन पर नजर रखते। इससे थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड पर एक और रास्ता है जो किले की दीवार की तरफ जाता है। यहाँ पर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। इससे आगे तीसरा गेट है। इन तीनों गेट्स को इस तरतीब से लगाया गया था कि अगर दुश्मन पहले गेट से दाखिल होता है तो उसे दूसरे गेट तक रोका जाए। इसीलिए दूसरे गेट तक आने वाले रास्ते को छोटा बनाया गया ताकि दुश्मन पर हमला करके उसे उसी जगह रोका जाए। अगर दुश्मन दूसरे गेट तक भी पहुंच जाता है तो उसे तीसरे गेट पर रोका जाता, क्योंकि यहाँ पर रास्ता और ज्यादा छोटा हो जाता है। इधर से दुश्मन को रोकना आसान हो जाता है। तीसरे गेट से अंदर दाखिल होने पर किले का खुला एरिया आ जाता है।
और सामने आपको एक और पुर्ज दिखाई दे रहा है। आपने इन पुर्जों को याद रखना है, इनको मैं आगे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। गेट की बाईं साइड पर स्टेयर्स हैं। अगर आप इन स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो फोर्ट का सबसे मेन पुर्ज दिखाई देता है, जिसको मैंने नीचे से दिखाया था। ड्रोन फुटेज में आप देखें तो ये पुर्ज किले के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर फौजी खड़े होकर चारों तरफ नजर रखते थे। यहाँ पर किले की दीवार दिखाई दे रही है, इस पर भी फौजी खड़े हुआ करते थे। अगर इस रास्ते से आगे जाएं तो यहाँ पर भी एक पुर्ज है। ये छोटा पुर्ज है। ऐसे कई पुर्ज किले में मौजूद हैं। इधर भी फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट साइड पर किचन आता है, जो इस वक्त काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। किचन के बिल्कुल सामने मेहमान खाना है, जो अभी तक अच्छी हालत में है। मेहमान खाने के बिल्कुल सामने शाही गुसल खाना है, जिसकी छत टूटकर गिर चुकी है। मेहमान खाने के पास दीवार के अंदर कुछ कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में तोपें रखी जाती थी, जिनका रुख बाहर की तरफ हुआ करता था। इन तोपों से दुश्मन पर हमला किया जाता। थोड़ा आगे जाने पर एक खुला एरिया आता है। यहाँ पर ईंटों की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फौजियों की असेंबली हुआ करती थी। इस हाल के दोनों साइड्स पर दीवारें हैं, जिनके नीचे कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में तोपें हुआ करती थी और इन दोनों साइडों पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। जैसे ही कोई दुश्मन किले की तरफ आता तो तोपों से उस पर हमला किया जाता, जिससे दुश्मन का किले के पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इस हाल से आगे जाने पर रास्ता तंग हो जाता है। सामने आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर बादशाह बैठा करता था। ये तख्त है, यहाँ बादशाह बैठा करता था। इसके बिल्कुल सामने एक और बुर्ज है। ये भी किले का मेन बुर्ज है, जिसका नाम ये है। इस बुर्ज के ऊपर भी एक तोप रखी हुई है और यहाँ से दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। इससे आगे सामने आपको एक और बुर्ज दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का एक और बुर्ज किले की दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी तोपें पड़ी हुई हैं, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी हर छोटे बड़े बुर्ज पर तोपें हुआ करती थी और कुछ तोपें नीचे कमरों में रखी गई थी। यानी इस किले को ऐसे बनाया गया था कि चारों तरफ से दुश्मन पर हमला किया जा सके। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, इसीलिए इस फोर्ट की शेप लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। इसमें रहने के लिए कमरे बहुत कम हैं, क्योंकि इसको सिर्फ दुश्मन के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था, जो वाकई में कमाल का डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये किला पहाड़ी पर मौजूद है, इसीलिए इस पर दुश्मन का आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ से टोटल 90 तोपों को फाइंड किया गया, लेकिन इन तोपों को इकट्ठा करके किले के बाहर रखा गया, जिनको लोग उठाकर ले गए। जब इस फोर्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास आई तो आसपास के एरिया से 11 तोपों को फाइंड किया गया, जिनको आपने फोर्ट के मुख्तलिफ प्लेसेस में देखा। अभी भी 80 तोपें लापता है, जिनको फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको ये कमरे दिखाई दे रहे होंगे, इनमें खजाना रखा जाता था। इस फोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर दुश्मन तोप से हमला करता है तो इसके गोले फोर्ट में नहीं गिरेंगे। इसके अलावा इस फोर्ट की खास बात ये है कि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे, इसका रास्ता तंग होता जाएगा और चढ़ाई बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से हमला करने वाले का इस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोर्ट में दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजा है। आपका इस किले के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस तस्वीर को देखें। इस फोर्ट की वीडियो बनाने में इन लोगों ने मेरी मदद की है, जो इस फोर्ट के करीब ही रहते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।